प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम अध्याय 5 में अंश के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में आज हम आगे लेंगे अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स जो कि इश्यू होते हैं वह या तो रोकड़ में या रोकड़ के बदले में, यदि मान लो कोई आपने संपत्ति खरीदी है तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में, मान लो कोई संपत्ति खरीदी है आपने तो उसके बदले आप शेयर्स का भुगतान कर सकते हैं। तो पहला है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में। दूसरा, रोकड़ के लिए अंश का निर्गमन। रोकड़ अर्थात कैश के बदले में आप क्या दोगे? शेयर्स दोगे। तो रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन में आवेदन पर एक साथ या संपूर्ण राशि किस्तों में। आवेदन पर एक साथ का अर्थ क्या है? जैसे एक अंश का मूल्य 100 रुपये है तो आप यदि चाहें तो एक साथ 100 रुपये मांग सकते हैं, या आप 100 रुपये का जो अंश है उसको टुकड़ों में मांग सकते हैं। अर्थात कंपनी यदि चाहे तो आवेदन के साथ जो अंश का मूल्य है 100 रुपये वह एक साथ मांग सकती है, और यदि कंपनी चाहे तो जो 100 रुपये का अंश है उसके 3 या 4 टुकड़े कर सकती है, वह संपूर्ण राशि किस्तों में प्राप्त कर सकती है। तो हमने दो पढ़ा। पहला था रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में, अर्थात संपत्तियां खरीदते हैं तो हम शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, और रोकड़ के बदले में हम शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। उसके दो भाग हुए। सार्वजनिक कंपनी अंशों का निर्गमन दो प्रकार से कर सकती है, सम मूल्य पर और प्रीमियम पर। सम मूल्य पर, सम मूल्य का अर्थ क्या है? यदि अंश का मूल्य 100 रुपये है तथा आप 100 रुपये ही प्राप्त करते हैं। सम मूल्य पर जब अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य अर्थात 100 रुपये पर ही निर्गमित किया जाता है तो उसे हम सम मूल्य पर कहते हैं। नंबर 2, प्रीमियम पर निर्गमन। जब अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य, उनके अंकित मूल्य से 100 रुपये है अंश का मूल्य और उससे अधिक 10 रुपये अधिक लिए, 110 रुपये ले रहे हो, तो जो अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है यह अंश प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। यह अंश किस पर कहलाएगा? प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। पूर्व में कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर भी करती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। हाँ, धारा 54 के अनुसार श्वेत समता अंश बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है। तो हमें अंशों के बारे में ध्यान यह रखना है कि अंश रोकड़ के या रोकड़ के बदले में भी इश्यू हो सकते हैं। रोकड़ में चाहे तो एक साथ अंश का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं या टुकड़ों में प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो अंश इश्यू होंगे वह सममूल्य पर भी इश्यू हो सकते हैं तथा प्रीमियम पर भी इश्यू हो सकते हैं। बट्टे पर इश्यू अब नहीं होते, बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती 2013 की धारा 53 के अनुसार। आगे लेते हैं अंश निर्गमन की प्रक्रिया। कंपनी अधिनियम 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुसार जो अपन को दिशा निर्देश दिए गए कि सब अंशों के निर्गमन के लिए उनको हम अध्ययन करते हैं। प्रविवरण का निर्गमन, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? प्रविवरण का निर्गमन करते हैं। यदि अपन को अंश का निर्गमन करना है तो सर्वप्रथम प्रविवरण का निर्गमन होता है। प्रविवरण जनता को कंपनी की प्रतिभूति क्रय करने के लिए आमंत्रित है। जनता को आमंत्रण देते हैं अपन। किसको आमंत्रण देते हैं? जनता को प्रतिभूति क्रय करने के लिए आमंत्रण देते हैं। प्रविवरण सामान्यतः कंपनी का इतिहास, मतलब प्रविवरण में सामान्यतः कंपनी का इतिहास, मुख्य उद्देश्य, वर्तमान व्यापार तथा परियोजना की जानकारी होती है। प्रबंध का विवरण भी दिया जाता है। नंबर 2,
अंशों के लिए आवेदन। सबसे पहले अपन प्रविवरण जारी करेंगे, जनता को आमंत्रण देंगे कि भाई हमारे शेयर्स खरीदने के लिए आइए। तो सबसे पहले वह जो आपके अंश खरीदना चाहते हैं वो सबसे पहले आवेदन करते हैं। क्या करते हैं? आवेदन। जैसे हमने पता है कि गवर्नमेंट भी कई बार मकानों का आवंटन करना चाहती है अर्थात मकान देना चाहती है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी मकान खरीदना चाहते हैं वह सरकार के पास आवेदन करते हैं, तब सरकार हमें मकान अलॉट करती है। तो अंशों के लिए आवेदन। प्रविवरण के आधार पर जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदना चाहता है वह निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक राशि के साथ कंपनी में बैंक में जमा कराता है। मतलब आवेदन पत्र भरेगा तथा आवश्यक जो रुपए हैं, जितने आवेदन पर रुपए होते हैं, वह राशि बैंक में जमा कराता है। उसके बाद अंशों का आवंटन होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि साहब एप्लीकेशन प्राप्त होगी। अब एप्लीकेशन जब प्राप्त होगी तो हो सकता है हमें 100 अंश देने हैं तो 100 के लिए एप्लीकेशन 200 भी आ सकती है या 100 के लिए 90 भी आ सकती है। तो अंशों का जो आवंटन है, अंशों का आवंटन से आशय अंशों का आवेदकों के मध्य बंटवारा। अर्थात मान लो 100 अंश देने थे और एप्लीकेशन 200 आ गए, तो आप रेशियो में बनाओगे कि भाई 2:1। कोई 2 व्यक्ति मांगेगा तो उसको हम 1 देंगे। अर्थात अंशों का आवंटन, एप्लीकेशन जो आएगी उस एप्लीकेशन को आप रेशियो बनाओगे। कैसे? कि साहब आपको देने तो 100 थे पर एप्लीकेशन कितनी आ गई? 200 आ गई। तो आपने क्या बनाया कि साहब 2:1। कोई व्यक्ति 2 मांगेगा तो उसको आप कितना दोगे? 1 शेयर दोगे। तो यह कहलाता है अंशों का आवंटन। न्यूनतम अभिदान। सेबी की दिशा निर्देश के अनुसार जब तक आवंटन नहीं हो सकता जब तक निर्गमन के 90% के बराबर अभिदान प्राप्त नहीं होता। यदि आपने जितने शेयर इश्यू किए उसके 90% शेयर के लिए यदि अभिदान प्राप्त नहीं होता तो अंशों का आवंटन नहीं होगा। मतलब आपको 90% अभिदान होना आवश्यक है। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने की अवधि। किसी भी कंपनी को प्रविवरण निर्गमन में 30 दिनों के भीतर या सेबी द्वारा निर्धारित राशि मिलनी चाहिए, नहीं तो वह राशि आपको पुनः क्या करनी पड़ेगी? लौटानी पड़ेगी। न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करने की अवधि कितनी है? 30 दिनों के भीतर या सेबी द्वारा जो निर्धारित राशि मिलनी चाहिए, यदि वो मिले तो ठीक है, नहीं तो वह राशि वापस क्या करनी पड़ेगी? लौटानी होगी। स्टॉक एक्सचेंज का आवेदन। एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अंशों के लेन देन के लिए आवेदन करना होता है। आपको स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। ये सब कंपनी को करना पड़ता है। आवंटन पत्र जारी करना। जिन आवेदकों को आवंटन किया गया है उन्हें आवंटन पत्र देना होता है कि भाई हाँ, आपका आवंटन हो गया इतने शेयर्स का, तो उसका आवंटन पत्र आपको क्या करना पड़ेगा? जारी करना पड़ेगा। किसको? अंशधारकों को। जिनको आवंटन नहीं हुआ उन्हें खेद पत्र भेजना पड़ेगा कि आपको खेद है कि आप कंपनी के जो शेयर्स है वो खरीद नहीं पाए हैं, कंपनी आपको शेयर्स नहीं दे पाई है, उसका खेद पत्र देना पड़ता है। 8वां, अंश प्रमाण पत्र जारी करना होता है। यह भी क्रियाएं करनी पड़ेगी हमें सभी जब हम शेयर्स इश्यू करेंगे तब। अंशों पर मांग। आवेदन पत्र के साथ आवंटन के बाद यदि राशि देय का कुछ भाग शेष रहता है तो कंपनी किस्तों में राशि लेती है। जैसे या तो आप एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ संपूर्ण राशि प्राप्त कर लेंगे, परंतु यदि आप राशि प्राप्त नहीं कर पाए तो शेष आप किस में मांगोगे? किस्तों में मांगोगे। तो वो जो किस्तों में मांगते हैं अपन, उन्हें कहते हैं अंशों पर मांग। किस पर कहते हैं? अंशों पर मांग कहलाती है। अंशों पर मांग अर्थात फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये अंशों पर मांग कहलाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F के अनुसार निम्न प्रावधान लागू होंगे। 2 मांगों के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए।
यदि आपकी दो मांग मांग रहे हो आप, तो एक मांग के मध्य कितना अंतर होना चाहिए कि साहब 1 माह का अंतर होना चाहिए। किसी भी मांग की राशि के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होगी। अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। यदि अंशधारक मांग राशि नहीं देता है तो बकाया मांग राशि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकते हैं। यदि कोई अंशधारक है वो आपको मांग राशि नहीं देता है तो कितना 10% वार्षिक आप ब्याज वसूल कर सकेंगे। कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी द्वारा न मांगी गई राशि के साथ मांग राशि भी देता है, अर्थात आपने अलॉटमेंट के समय ही यदि कोई व्यक्ति आपको पहले से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की राशि दे देता है, पहले ही राशि दे देता है, यदि कंपनी के अंतर्गत में वर्णित संचालक मंडल में उचित समझे तो अग्रिम मांग पर 12% ब्याज देय होगा। यदि आपके अंतर नियम में वर्णित है, संचालक मंडल ने उचित समझा, तो आप 12% कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज दे सकते हो। अर्थात यदि कोई बकाया मांग नहीं देता है तो 10%, और यदि कोई एडवांस देता है तो 12% ब्याज देय होगा। रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। अभी अपन ने पढ़ा कि यदि अपन अंश चाहें तो रोकड़ के बदले में यदि कोई संपत्ति खरीदी तो हम शेयर्स दे सकते हैं, या रोकड़ में एक साथ हम भुगतान कर सकते हैं, या हम किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। उसी में हम पहला ले रहे हैं, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। यदि व्यापार में यदि कोई संपत्ति खरीदी है तो आप एंट्री क्या करेंगे, प्रविष्टि क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। संपत्ति आई, संपत्तियां डेबिट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। वेंडर्स का अर्थ विक्रेता। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करने पर यदि आपने जो संपत्ति खरीदी उसके बदले आप उसे क्या दे रहे हो कि साहब शेयर्स दे रहे हो, और तो उस समय आप क्या करोगे, अब शेयर्स में भी कौन सा, सम मूल्य पर मतलब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पर निर्गमन करना। तो यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमन किए जाए तो आप प्रविष्टि करोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब पहली प्रविष्टि में आपने संपत्ति खरीदी तो प्रविष्टि की एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, और दूसरी प्रविष्टि कर दी आपने वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेंडर्स से वेंडर्स कट गया, आई समझ। संपत्ति के बदले आपने क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, इक्विटी शेयर्स दे दिए। यदि यही प्रीमियम पर हो, सम मूल्य पर ना होकर किस पर हो, प्रीमियम पर, तो प्रविष्टि क्या होगी, तो हम प्रविष्टि करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर हमें अंश की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है, कितने अंश निर्गमित हुए। एक प्रश्न के द्वारा इसको समझेंगे।